गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. थैंक्स. थैंक्स. रविशंकर जी, जी सर. अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. सर जैसा कि आपने नाम मेरा जानते हैं, रविशंकर झा हुआ. मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार से हुई है. इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है. और सर मेरी हॉबी पोइट्री राइटिंग है. साथ ही साथ टीचिंग करना मुझे पसंद है और गाना सुनना मुझे अच्छा लगता है. आपने कब कंप्लीट किया है बी? सर 2018 बैच में कंप्लीट हुआ है मेरा सर. उसके बाद आप क्या कर रहे थे? उसके बाद सर तैयारी शुरू की थी मैंने. फिर कुछ वर्ष मैंने टीचिंग भी किया है 1 to 5 स्कूल में, विक्रमगंज सासाराम में सर. और उसके बाद फिर से पुनः समय नहीं मिलने के कारण सर पूर्ण रूप से मैं तैयारी को देना चाहता था. आपने हॉबी में दिया है पोइट्री राइटिंग. जी जी ठीक है जी. कोई एक अपनी लिखी हुई कविता बता सकते हैं? जी सर अभी पूरी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन 2-4 पंक्ति. 2-4 पंक्ति बताइए. जी सर. एक सर मैंने युवा पे लिखा है. उसमें है, अमुदित अखंड संसार का जिस पर है दुआ, गतिशील समाज का वही है युवा. प्रगति के पथ पर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जो तूने इस कदर अपने को रोक लिया. मानो बीच राह पर तुम्हें किसी ने टोक दिया. विराम का विषाक्त रस तूने है पिया. आखिर तेरे साथ किसने ऐसा किया. कुछ इस तरह से पंक्तियाँ हैं सर आगे. और देखिए, कविता आप पढ़ रहे हैं ना जी. इतना रफ्तार क्यों सर इसलिए कि सर अभी थोड़ा नहीं, नर्वस नहीं होइए. हम लोग मतलब एक अपने आप को पहले रिलैक्स करेंगे. जी जी कविता है, कविता की तरह आप बोलिए. जी. तो सर उसमें टोन बढ़ जाता है कि ओजस. टोन तो कोई दिक्कत नहीं है. वही तो आपने पोएट्री राइटिंग दे रहे हैं. जी. आपको कविता बोलना है ना, आपको पहाड़ा नहीं ना पढ़ना है. जी जी. तो आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए. इतना रफ्तार क्यों? जी सर क्योंकि सर उसमें ओज है इस कविता में. इसमें थोड़ा मतलब जोर से बोलना होगा इसमें, तो इसलिए. देखिए, आपसे जब कहा गया जी. तो आप बोल सकते हैं. जी, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि नहीं, अगर आपने पोएट्री राइटिंग लिखा जी तो लिखने वाले के ऊपर वो टोन आता है. जी सर बिल्कुल. तो आप उस टोन में 2 ही लाइन बोलिए, ज्यादा नहीं. पूरा कहानी इनको नहीं सुनना है, एक ही लाइन बोलिए, लेकिन आप पोएट्री की तरह सुनाइए. जी सर फिर से मैं सुनाता हूँ सर. अमुदित अखंड संसार का जिस पर है दुआ, अमुदित अखंड संसार का जिस पर है दुआ, गतिशील समाज का वही है युवा. सफलता की अग्रिम चोटी को तूने है छुआ, लेकिन आखिर बीच राह में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जो तूने अपने को इस कदर रोक लिया. मानो बीच राह में तो वहीं किसी ने टोक दिया. क्या विराम का विषाक्त रस तूने पिया. यही है सर. आपने हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय रखा है. जी सर. हिंदी साहित्य के कुछ साहित्यकार का नाम बताइए. साहित्यकार सर जैसे कि हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाएं हैं सर. जैसे कि नाटक है, उपन्यास है, कहानी है. तो जो नाटक है सर उसमें जयप्रकाश नहीं सर, ये भारतेंदु जो बहुत महान है, वो नाटक का नाट्यकार हैं सर. उसके बाद और भी कई नाटककार हुए हैं. कहानी में सर सबसे जो बड़े माने जाते हैं वो प्रेमचंद हैं सर. उपन्यास में वही माने जाते हैं. और कविता में के क्षेत्र में सर अलग अलग युग है. जैसे आदिकाल है, भक्तिकाल है और आधुनिक काल है. इसके अगर अकॉर्डिंग देखें सर तो भक्तिकाल में सूर हैं, कबीर हैं. इसके साथ साथ आधुनिक काल में भी आपको भारतेंदु युग में खुद भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं. इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरजाजी प्रसाद द्विवेदी जी हैं. इसके साथ साथ सर जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं. इस प्रकार से बहुत सारे कवि हैं सर. भारतेंदु की कोई कृति? भारतेंदु उन्होंने सर नाटक उनकी मेन विधा है. मुख्य उन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, इस तरह के उन्होंने नाटक लिखे सर. और प्रेम लहरी, प्रेम पचीसी, उन्होंने इस तरह कहानियाँ भी लिखी हैं सर. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. जी सर. बी है ना? जी. बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. जी सर. कम्युनिकेशन पढ़ा है आपने? जी सर. तो प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जी कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है? कम्युनिकेशन का तो सर आज बहुत ज़्यादा रोल है. जैसे कि आज मोबाइल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विदाउट इसके तो मुश्किल है कम्युनिकेट कर पाना. जैसे आज कोई अखबार हम पढ़ते हैं, पहले चिट्ठी होती थी. आज कम्युनिकेशन के कारण ईमेल होना शुरू हो गया है. तो वो जो चीज़ें हमें देर से पहुंचती थी वो बहुत जल्द हमें पहुंचने लगा है. न्यूज़ हम बहुत जल्दी जान सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो. ये कम्युनिकेशन का ही कारण है जो आज हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो किसी भी आमचूल खबर हो सर. दूसरी बात, समाज आपने जो जैसा कि कहा सर कि सर्विसेज में कहा कि इसमें क्या यूज़ है.
इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज जैसे ड्रोन का आज के माध्यम से हम कैमरा का यूज़ करके बहुत सारी जगह का तस्वीर ले रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हो पा रहा है सर। और इसके साथ ही हम जो कांटेक्ट कर पाते हैं, जैसे मोबाइल वैन आज है, ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर, एक सेकंड में देना चाहूँगा इसके लिए सर। जी सर, इंटरनेट ऑफ थिंग जहाँ तक मैं अभी सोच पा रहा हूँ कि जैसे कि जो सर सिस्टम है, यही रूम है, तो अगर इसमें जो जैसे ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, तो इसको अगर हम किसी कम्युनिकेशन डिवाइस ब्लूटूथ के माध्यम से अगर जोड़ देते हैं और जैसे हम निकल गए यहाँ से, तो अगर वो अपने आप ऑटो स्विच ऑफ हो जाए, स्विच ऑन हो जाए, इनको अगर हम जोड़ देते हैं उनसे मैनुअली चीज़ को ऑटोमेशन में जब जोड़ देते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर बताया जाता है। अच्छा, निराला की एक कविता है राम की शक्ति। जी जी सर। अरे कविता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, जी सर। तो इन दोनों में आपको ऐसा लगता है विरोधी विचार है? सर राम की शक्ति पूजा तो मैंने पढ़ा है, लेकिन कुकुरमुत्ता मुझे इसका आइडिया नहीं है अभी। आइडिया नहीं? जी। अच्छा, निराला को आप छायावादी मानते हैं या प्रगतिवादी मानते हैं? सर बेसिकली वो जिस दौर में थे वो छायावाद में भी थे, और संक्रांति का दौर है उनका, ट्रांजिशन फेज है। तो ज़्यादा आप किसे मानते हैं, छायावादी या प्रगतिवादी? मैं प्रगतिवादी उनको ज़्यादा मानूंगा सर। प्रगतिवादी कविता कोई सुना दीजिए मुझे। उनकी सर राम की शक्ति पूजा खुद प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवादी कविता है? उनमें सर प्रगतिवाद दिखना शुरू हो जाता है सर। मैंने उसमें दिखना शुरू हाँ, हो जाता है। उनका कोई कविता सुनाइए जिसमें प्रगतिवाद दिखता है। प्रगतिवाद का लाइन। जी अभी सर उसको वो मेन कविता तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा जी। निराला को राग विराग के कवि कहा जाता है। जी। क्यों कहा जाता है? राग सर एक तो उनके जो कविताएं होती हैं वो गेयता धारण करती है सर, चाहे वो उनका वो सरोज स्मृति हो, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, तो उनकी गेयता के कारण ही उनको राग विराग कवि कहा जाता है। अच्छा, सरोज कौन थी? सरोज उनकी पुत्री थी सर। उस पर कौन सी कविता लिखा हूँ? सरोज स्मृति खुद उन्होंने लिखा कुछ है। लाइन बता सकते हैं? 2 लाइन तो याद है सर। एक कन्येगत कन्येगत कर्मों का कर सॉरी सर, मैं 1 सेकंड में लेना चाहूँगा सर। कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण धन्य। जी ठीक है। तो अभी कहानी पढ़ा है आपने कुछ प्रेमचंद की? जी सर। जो कौन सी कहानी पढ़ा है? सर गोदान है, गबन है। गोदान पढ़ा है? जी सर। गोदान कहानी है? गोदान उपन्यास है सर, सॉरी गोदान प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन था? पहला उपन्यास सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर, सॉरी। अंतिम उपन्यास कौन था जिसको अधूरा छोड़कर मर गया वो? अंतिम उपन्यास अधूरा रह गया। जी सुना तो है सर, चलिए। नहीं सॉरी सर। ये आपका पहला इंटरव्यू है? नो सर, कि दूसरा इंटरव्यू है। बीपीएससी में? जी। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शन में पढ़ा और लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन आपका। ये बताइए, अभी G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, जी कितने तारीख को हुआ था? सर ये 9 सितंबर को, 9 से 10 सितंबर को। 9-10। इसमें मंडपम काफी चर्चा में। जी। मंडपम के बारे में कुछ बताइए। भारत मंडपम सर, जिसमें सभी जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे आके उनकी मीटिंग वहीं पे हुई थी सर। ये मंडपम में किसका आकृति बना हुआ? आकृति सर उसमें सर उसके पीछे एक तो बुद्ध जी का भी है, महात्मा बुद्ध जी का, और एक सर कोणार्क का जो सूर्य चक्र मंदिर है उनका भी उसके पीछे आकृति बनी हुई थी सर। उसके फ्रंट में कोई शिव का भी आकृति था क्या? अभी सर मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो दिल्ली जो डिक्लेरेशन आया है, जी दिल्ली डिक्लेरेशन से आपको क्या लगता है कि भारत की जो छवि है जी वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित होगी? सर कोई भी एक डिक्लेरेशन से किसी की छवि को हम ग्लोबली नहीं स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि भारत पहले से भी विकास के रास्ते पे है और अग्रसर आगे भी होने वाला है, क्योंकि यह बात को भारत ने सिद्ध कर दिया कि कोविड-19 में किस तरह से उन्होंने मैनेज किया खुद को, यही उनकी प्रगति की सबसे बड़ी बात थी। और दिल्ली डिक्लेरेशन उसमें सर एक हिस्सा मात्र मैं मानूंगा, उनको स्थापित करना नहीं चाहूँगा कि हाँ ये है कि अब जो विकास की गति बढ़ रही है आगे, या विकासशीलता से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें एक कदम इसको जरूर माना जा सकता है। थीम क्या था इस बार का? वसुधैव कुटुंबकम सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी चाइना और रसिया जी ये दो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इसके सिस्टम के अंदर जी, और अमेरिका एक लीडर के तौर पे उपस्थित था जी तो क्या आपको लग रहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है जी
वो एक बार फिर से सेंट्रलाइज हो रही है, कहीं अमेरिका की तरफ जा रही है, झुक रही है, क्योंकि भारत की विदेश नीति में शुरू से देखा गया है कि हम बहुत लंबे समय तक बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम ना अमेरिका और रशिया के साथ, कभी हम या तो रशिया से बहुत क्लोज दिखते हैं और रशिया से बहुत क्लोज होने का रिजल्ट ये होता है कि अमेरिका से दूर चले जाते हैं, कभी अमेरिका से इतने क्लोज हो जाते हैं कि रशिया से दूर चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है अभी की जो विदेश नीति है और खास करके वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो उस बैलेंस को संभाल पा रहे हैं क्या? सर आपने कहा कि जो भारत की विदेश नीति है वो अमेरिका सेंट्रिक हो रही है अभी। मेरा जो मानना है वो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सेंट्रिक है, क्योंकि अगर आप कुछ डेटा को देखें, आंकड़ों को देखें, तो हम हमारा रिश्ता जो S-400 हम जो रक्षात्मक जो उपाय हम भारत के लिए बढ़ावा दे रहे हैं उसको डिफेंस क्षेत्र में, वो हमने रूस से लिया है। हम जो ऑयल का अभी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हमारा रूस रशिया बना है। हम चाइना भी आज अभी भी हमारा मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। तो अगर ऐसी विदेश नीति होती तो हम उसको बैन कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो बैन कर देंगे तो फिर तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी ना। WTO के कुछ रूल्स हैं, हमें भी फॉलो करना है। जी, तो हम तो बैन भी नहीं कर सकते। सर फिर भी हमने सैंक्शन तो लगाया है। सैमसंग तो बहुत सारी चीज़ों, जैसे उनके बहुत सारे जो सर्विस सेक्टर की चीज़ें थी, जैसे ट्विटर हो गया, सॉरी जो एक ऐप मुझे मैं याद नहीं कर पा रहा, उसको बंद, बहुत सारे ऐप को बंद कर दिया गया है चाइना का। तो सिक्योरिटी रीजन से हमने कुछ ऐप्स जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कोई भी देश अपने सिक्योरिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक जो इकोनॉमिक यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं जी, प्रोडक्ट्स को तो हम बैन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। या जो हमारे मार्केट्स हैं चाइना के, बहुत सारी वस्तुएं, अभी दिवाली आने वाला है जी, तो अब देखिए बहुत बड़े स्तर पे वस्तुएं आ रही हैं इंडिया के अंदर और बिकेंगी, तो इसको तो हम चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं जी। और अगर हम ऐसा कोई व्यापारिक संरक्षण की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं तो चाइना भी कर देगा। बिल्कुल। तो ये तो हो सकता है कि हमारा डर भी हो ना। जी सर, हम डर के भी नहीं बंद कर पा रहे हैं उसको, तो इससे बैलेंस कहाँ दिख रहा है? सर जैसा कि आपने अभी कहा, मैं सोचता हूँ कि भारत जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2015 में जो लाई है, जो योजना बनाई गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इससे पहले जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह की योजना नहीं थी भारत में, और भारत एक डोमेस्टिक मनमोहन सिंह जी ने एक योजना लाया था, इन्वेस्ट इन इंडिया। जी सॉरी सर, तो उसका मुझे ख्याल नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से मेक इन इंडिया को दर्शाया गया है और देश में इसको ख्याति मिली है, और आज हम जो प्रोडक्ट को निर्यात कर पा रहे हैं, यही एक योजना सबसे बड़ी है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है इस चीज़ का कि अगर इस तरह से ये जारी रहा, जो हम अभी आज प्रोडक्ट बना रहे हैं और वोकल फॉर लोकल से आज ग्लोबल हम करने जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आगे 10 साल में हम चाइना को इसके पीछे कर देंगे और हमारा जो डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद है वो बहुत निखर के सामने आएगा और हम उससे आगे अपनी प्रोडक्ट की जो मांग है उसको पूरी करने में सक्षम हो पाएंगे। मतलब वर्तमान की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से आप पूर्णतः सहमत? सर मैं किसी सरकार की नीति से भी नहीं हो सकता। वो एक अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ उनकी नीतियों में कमियां भी हैं और उस कमियों को सुधारा जाए, बहुत सारे अमली जामा पहनाया जाए उसको, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कौन सी कमियां कुछ बता सकते हैं? सर जैसे कि अभी हम जो जनरली हम तो विदेश नीति पर हम बहुत अच्छे ध्यान दे पा रहे हैं, और हाल ही में जो सर डेटा आया था NFS का जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5वां जो डेटा रिलीज हुआ है, उसमें जैसे कि अभी जो मेन मुद्दा बन के आया है, जो महिला की जो अभी भी एनीमिया से पीड़ित है महिलाएँ, 6 में से 4 महिलाएँ पीड़ित हैं, और जो डेटा जैसे, तो हालांकि हमने उसमें सर प्रजनन दर को कंट्रोल कर लिया है और शिशु मृत्यु दर अभी भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है भारत का। उसके साथ साथ शिक्षा में हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई हमने किया है सर, कोशिश हमने की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया है, लेकिन उसको अमली जमा अभी नहीं बनाया सका है सर। इस तरह कुछ मुद्दे अभी भी हैं सर, नक्सलवाद, आतंकवाद अभी भी, और इंटरनल सिक्योरिटी सर, हालिया मुद्दा आपने देखा होगा मणिपुर का है, खालिस्तानी मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए।